नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और राजस्थान राज्य व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल के ऊपर चर्चा करने के लिए हम बात कर रहे हैं। राज्यपाल टॉपिक की कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? राज्यपाल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और राज्यपाल में हम क्या बात कर रहे थे? राज्यपाल में हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियों के क्रम में हमने राज्यपाल की एक शक्ति जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ ली है। वो शक्ति का नाम है कार्यपालिका शक्ति। उसके बारे में चर्चा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कौन सी शक्ति हमने पढ़ ली? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति को बड़े ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ने का प्रयास किया और मैं बहुत आश्वस्त हूं इस बात को लेकर, बहुत श्योर हूं इस बात को लेकर कि कार्यपालिका शक्ति से संबंधित सारे बिंदु आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गए होंगे। दूसरी जो शक्ति हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की, जिसको पढ़ना हमने कंटिन्यू करा हुआ है, जारी रखा हुआ है, उस शक्ति का नाम है विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति। और राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्ति में भी 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर चुके हैं? 1 मिनट का समय लेते हुए उन बिंदुओं को मैं दोहरा रहा हूं ताकि जो साथी पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें चीजों को समझने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। देखें, सबसे पहला हमने विधायिका शक्ति में 1 नंबर पे जो पढ़ा है वो अनुच्छेद 171 सब क्लोज थर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। क्या है इस आर्टिकल में, ये जानने के लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। मैं केवल दोहरा रहा हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। उसके बाद हमने आर्टिकल 333 को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आर्टिकल 333 को बहुत डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ने का प्रयास किया था आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174 को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175 हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने अनुच्छेद 176 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 176 में क्या प्रावधान था ये भी हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद छठी शक्ति के रूप में हमने अनुच्छेद 180 को भी पढ़ लिया। अनुच्छेद 180 में क्या प्रावधान थे। और अनुच्छेद 180 के अलावा जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं हमने 7वां जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस विधायिका शक्ति के क्रम में वो पढ़ लिया अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 और अनुच्छेद 192 में पढ़ा था कि राज्यपाल किस तरीके से विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेता है, ठीक है। ये बिंदु जो है हम पढ़ चुके हैं। आ जाइए विधायिका शक्ति के 8वें बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो विधायिका शक्ति में बिंदु नंबर 8, 7 बिंदु हम पढ़ चुके हैं, बिंदु नंबर 8 की आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। शायद कल हमने थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर कर ली थी। बिंदु नंबर 8 कौन सी शक्ति? विधायिका शक्ति। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 के ऊपर बात करेंगे। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200? क्या कहता है विधायिका शक्ति का 8वां महत्वपूर्ण बिंदु? विधायिका शक्ति का जो 8वां बिंदु हमने पढ़ना शुरू किया है, या हम जो अनुच्छेद 200 की बात कर रहे हैं, इसमें सीधे शब्दों में अगर मैं कहने का प्रयास करूंगी क्या है, तो साथियों भारत में या भारत के किसी भी राज्य में जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो कोई कानून तब तक नहीं लागू हो सकता है, तब तक उसे वैध नहीं माना जा सकता जब तक उस कानून को राज्यपाल अनुमति ना देते। कानून बनाने का काम कौन करता है? राज्य के सदन काम करते हैं, यानी विधानसभा व विधान परिषद। जिन राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा विधान परिषद, वहां दोनों कानून बनाने का काम करेंगे। जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है, जैसे राजस्थान में एक सदन है विधानसभा, तो राजस्थान में विधानसभा कानून बनाने का काम करेगी। तो राजस्थान विधानसभा जिस विधि का निर्माण करेगी, यानी जिन विधेयकों को पारित करेगी, वो विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाते हैं। इससे संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल के पास जब विधेयक स्वीकृति के लिए जाते हैं तो राज्यपाल उन विधेयकों से संबंधित कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग करता है, इससे संबंधित जानकारी है अनुच्छेद 200 में। कौन कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 200 में? आ जाइए इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अनुच्छेद 200 में प्रावधान क्या है। तो प्रावधान क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा, सीधी सी बात यह है, राज्य
विधान मंडल द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक, पारित विधेयक राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास किस चीज के लिए भेजे जाएंगे भाई? स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। किसके लिए? स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 200 में। स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे, ठीक है ना। ये तो बिंदु है, मेन बिंदु तो यही है कि विधान मंडल जिन कानूनों का निर्माण करेगी उन कानूनों को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अब बात महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार हैं। विधेयकों संबंधित राज्यपाल के पास अधिकार, यानी विधान मंडल द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन विधेयकों से संबंधित राज्यपाल के पास क्या अधिकार है। तो आगे वाले बिंदु में लिखेंगे विधेयकों संबंधित, विधेयकों संबंधित राज्यपाल के अधिकार, राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार हैं इन विधेयकों के संबंध में, उन बिंदुओं को एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या कर सकता है राज्यपाल उन विधेयकों के ऊपर, किन अधिकारों का प्रयोग करता है राज्यपाल उन विधेयकों के ऊपर। नंबर 1, पहला, राज्यपाल जो विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आएंगे, पहला बिंदु यह है कि राज्यपाल उन विधेयकों को क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, या मैं कह दूं कि राज्यपाल उन विधेयकों को क्या दे देता है? अनुमति दे देता है। पहला अधिकार तो यही है, यानी राज्यपाल ने यदि अनुमति दे दी, यानी विधेयक को स्वीकार कर दिया, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। विधानसभा ने राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, राज्यपाल ने उसे स्वीकृति दे दी। पहला अधिकार तो ये है। दूसरा अधिकार राज्यपाल का कौन सा होता है सर? दूसरा अधिकार राज्यपाल का होता है क्या करना? दूसरा अधिकार होता है विधेयक पर स्वीकृति रोकना। दूसरा अधिकार क्या होता है? अनुमति रोकना, विधेयकों पर अनुमति रोकना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, विधेयकों पर क्या करना? अनुमति रोकना, या मैं कह सकता हूं स्वीकृति रोकना। दूसरा अधिकार राज्यपाल के पास ये है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? स्वीकृति जो है उसे रोक सकता है, विधेयकों को स्वीकृति देने से रोक सकता है। और जब विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देने से रोकता है ना, तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल दो तरीके के अधिकारों का प्रयोग करता है। पहली कंडीशन, राज्यपाल विधेयकों को क्या कर दे? स्वीकार कर दे। दूसरी कंडीशन, राज्यपाल क्या कर दे? विधेयकों को स्वीकृति पे रोक लगा दे, स्वीकृति देने से मना कर दे। अब जब विधेयकों पर स्वीकृति रोकता है राज्यपाल, तो दो तरीके के अधिकारों का प्रयोग करता है। स्वीकृति दो तरीके से रोकी जा सकती है। पहला तरीका कौन सा होगा? बिंदु नंबर 1, जब राज्यपाल विधेयकों पर स्वीकृति रोकता है तो राज्यपाल पहला अधिकार प्रयोग करता है निलंबनकारी अधिकार। कौन सा? निलंबनकारी अधिकार। निलंबनकारी अधिकार। निलंबनकारी अधिकार का क्या मतलब होता है भाई? निलंबनकारी अधिकार का मतलब होता है कि राज्यपाल ने किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने की बजाय उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। राज्यपाल ने किसी विधेयक को स्वीकृति देने की बजाय उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। यानी आप ये भी कह सकते हैं निषेधाधिकार, है ना। स्वीकृति रोकने को आप एक सामान्य भाषा में कहें तो ये राज्यपाल का कौन सा अधिकार हो सकता है? निषेधाधिकार भी हो सकता है। राज्यपाल ने क्या कर दिया? निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया, स्वीकृति देने से निषेध कर दिया। कहानी क्लियर है? इस निषेधाधिकार में या स्वीकृति रोकने में राज्यपाल पहला काम क्या कर सकता है? पहला अधिकार प्रयोग कर सकता है निलंबनकारी, और निलंबनकारी को एक सामान्य भाषा में कहा जा सकता है पुनर्विचार के लिए लौटाना। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पुनर्विचार के लिए लौटाना। पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया और राज्यपाल ने उस विधेयक को स्वीकृति देने के बजाय उसी सदन को वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि इस विधेयक के कुछ बिंदु हैं, इस विधेयक के कुछ प्रावधान है जिसके ऊपर आपको पुनः विचार करना चाहिए। इसे ही हम बोलेंगे पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक, या फिर राज्यपाल का निलंबनकारी अधिकार। कहानी क्लियर है? अब निलंबनकारी अधिकार जो है, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
कौन सी महत्वपूर्ण बात? निलंबनकारी अधिकार में राज्यपाल कुछ मामलों में थोड़ा सा कमजोर है। आप कहेंगे सर कैसे है कमजोर? अब नोट लगाएंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। यदि राज्यपाल किसी विधेयक के ऊपर निलंबनकारी अधिकार का प्रयोग करता है, निलंबनकारी का मतलब है राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित होकर आने वाले विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजता है और विधानसभा उन्हीं विधेयकों को संशोधन सहित या संशोधन रहित दोबारा राज्यपाल के पास भेज देती है, तो यहाँ राज्यपाल उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राज्यपाल उन विधेयकों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ध्यान से समझना, नोट कर रहा हूं। क्या लिखा हमने? पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक, पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक, पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक यदि राज्य विधानसभा संशोधन सहित या संशोधन रहित, यदि राज्य विधानसभा संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः स्वीकृति हेतु भेजती है, पुनः स्वीकृति हेतु भेजती है या स्वीकृति के लिए भेजती है, स्वीकृति के लिए भेजती है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल ऐसे विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। हस्ताक्षर का मतलब स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ध्यान से समझना है। समझना क्या है भाई? राज्यपाल के पास 3 अधिकार होते हैं। पहला, राज्यपाल किसी विधेयक को क्या कर दे? स्वीकृति दे दे। दूसरा, राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने की बजाय पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्यपाल द्वारा लौटाया गया, पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक, जो राज्यपाल ने जिस मुद्दे पे, जिस बिंदु पे पुनर्विचार करने के लिए कहा था, उस बिंदु पर पुनर्विचार करते हुए या तो उसमें संशोधन करके भेज दे विधानसभा, या फिर बिना संशोधन ही भेज देती है, कैसे भी भेज दे, वापस अगर भेज देती है पुनर्विचार वाले विधेयक को, तो राज्यपाल इस बार पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस बिंदु को बड़े ध्यान से याद रखना है। ध्यान से समझना, मैं पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक यदि राज्य विधानसभा प्रयोग कर रहा हूँ, या राज्य विधानसभा में इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हम राजस्थान राज्य व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिन राज्यों में दोनों सदन है, वहां आप राज्य विधानसभा की जगह राज्य विधानमंडल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद दोनों होंगे। कहानी क्लियर है? पहला अधिकार स्वीकृति रोकने के संबंध में कौन सा है राज्यपाल के पास? निलंबनकारी अधिकार है। आप कहेंगे सर इसमें तो राज्यपाल कमजोर है। इसमें तो राज्यपाल कमजोर है क्योंकि राज्यपाल ने अगर एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज भी दिया और दोबारा यदि विधानसभा भेज देती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। तो क्या राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। राज्यपाल के पास अनुमति रोकने, स्वीकृति रोकने से संबंधित दूसरा अधिकार भी है। पहला अधिकार कौन सा है? निलंबनकारी अधिकार। इसी क्रम में देखें तो राज्यपाल के पास एक दूसरा अधिकार भी होता है, दूसरा अधिकार भी होता है। इस अधिकार को बोला जाता है दोस्तों आत्यांतिक विट्टो। कौन सा विट्टो बोला जाता है? आत्यांतिक विट्टो। यानी इसमें राज्यपाल क्या करता है? सीधा सीधा स्वीकृति देने से मना कर सकता है। कौन सा विट्टो? दूसरा विट्टो होता है, इसे बोला जाता है आत्यांतिक विट्टो। कौन सा विट्टो? आत्यांतिक विट्टो। ध्यान से समझना है। इसमें सीधा सीधा राज्यपाल क्या कर सकता है? स्वीकृति के लिए मना ही कर सकता है, स्वीकार करने से मना करना। आत्यांतिक विट्टो का मतलब होता है स्वीकार करने से मना करना। ठीक है ना? राज्यपाल सीधा भी मना कर सकता है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकार करने से सीधा सीधा मना करते तो इसे हम बोलेंगे कौन सा विट्टो? आत्यांतिक विट्टो। लेकिन एक बिंदु ध्यान रखेंगे, सामान्यतः सरकार द्वारा यानी किसी मंत्री द्वारा जो विधेयक भेजा जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक भेजे जाते हैं,
उनके ऊपर राज्यपाल सामान्य तौर पे आत्यांतिक वित्तों का प्रयोग नहीं करता, यानी उनको स्वीकार करने से मना नहीं करता। यह अधिकार राज्यपाल सामान्यतः कौन से विधेयकों पर प्रयोग करता है? जो विधेयक निजी विधेयक हो। निजी विधेयक का मतलब होता है ऐसे विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा पारित नहीं करके भेजे गए, बल्कि किसी सामान्य विधायक द्वारा पारित करके भेजे गए हैं। ध्यान रखना, विधायकों द्वारा पारित विधेयक कहलाता है निजी विधेयक, है ना। और जो मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधेयक होता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप नोट जो लगा हुआ है इसमें बिंदु लिखेंगे आगे। सामान्यतः यह अधिकार निजी विधेयकों पर, सामान्यतः यह अधिकार निजी विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है। निजी विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है, यानी मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उसके ऊपर सामान्यतः राज्यपाल मनाही नहीं करता, यानी अस्वीकृति नहीं करता। इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूं। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? सरकारी विधेयक, ठीक है ना। सरकारी विधेयक वो होते हैं जिनको पेश कौन करे भाई? जिनको पेश करे मंत्री। अगर कोई विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो विधेयक कौन सा होगा? सरकारी विधेयक होगा। अगर किसी विधेयक को मंत्री पेश ना करे, कोई विधायक पेश करे, तो वो कौन सा विधेयक होता है? निजी विधेयक होता है, ठीक है ना। निजी विधेयक कौन से विधेयक होते हैं भाई? जो विधेयक कौन पेश करे? जो विधेयक सामान्य विधायक पेश करे, मंत्री द्वारा पेश ना किया गया हो। ध्यान से समझना, सामान्य विधायकों द्वारा पेश किया गया जो विधेयक होता है वो निजी विधेयक होता है। इस बिंदु को बड़े ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। दो शक्तियां प्रयोग हुई राज्यपाल। तीसरी शक्ति क्या होती है भाई? जब विधानसभा से पारित होने के बाद कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आया तो राज्यपाल ने पहला क्या कर दिया? स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वीकृति प्रदान ना करे तो राज्यपाल स्वीकृति को रोक ले। स्वीकृति को रोका तो हमने से क्या बोला? राज्यपाल का निषेधाधिकार। निषेधाधिकार में भी राज्यपाल के पास दो अधिकार। पहला कौन सा? पहला पुनर्विचार के लिए भेजना, और पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक यदि पुनः लौट आता है राज्यपाल के पास तो राज्यपाल स्वीकृति के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल के पास दूसरा विकल्प क्या है? आत्यांतिक वित्तों का प्रयोग। आत्यांतिक वित्तों में राज्यपाल स्वीकृति देने से मना कर सकता है। क्या राज्यपाल के पास तीसरा विकल्प भी है? तीसरा विकल्प का मतलब है कि राज्यपाल ना ही किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए, क्योंकि राज्यपाल को पता है पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक यदि पुनः विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। और सामान्यतः राज्यपाल स्वीकार करने से मना सरकारी विधेयक को कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के अनुसार काम करता है। और राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसा विधेयक है जिसके ऊपर उसे स्वीकृति देनी ही नहीं है, तो फिर राज्यपाल के पास एक और विकल्प है। राज्यपाल के पास एक और विकल्प है, ध्यान से समझना है आपको। कौन सा विकल्प है राज्यपाल के पास? ध्यान से हम समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा विकल्प? देखो, हमने कौन कौन से विकल्प पढ़े भाई? पहला विकल्प पढ़ा स्वीकृति देना, दूसरा है अनुमति रोकना। अब तीसरा हम पढ़ेंगे राज्यपाल के पास जो अधिकार होता है। तीसरे अधिकार को हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करना। राज्यपाल के पास तीसरा भी अधिकार होता है, ठीक है। स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति रोकना के अलावा तीसरा अधिकार है विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखना। विधेयक राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखना। विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखना। बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में आएगा, सर विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखने का मतलब क्या है? कायदा ये कहता है, सीधा सीधा इस लाइन को आप समझने का प्रयास करें तो राज्यपाल को यदि किसी विधेयक को खुद ना स्वीकृति देनी है ना मना करना है, बल्कि राज्यपाल को कोई ऐसा विधेयक है जो सारा विधेयक की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर छोड़नी है। राज्यपाल को लगता है कि मैं इसे ना तो स्वीकृति दूंगा ना ही इसे मना करूंगा, बल्कि राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। तो जिन विधेयकों को राज्यपाल ना स्वीकृति देता ना ही स्वीकृति रोकता बल्कि राष्ट्रपति के पास भेज देता है, उन विधेयकों को हम कहते हैं राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करना। ध्यान से समझना है दोस्तों। अब आपके दिमाग में यहाँ तुरंत एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर हमें समझ में आ गया, राज्यपाल या तो स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। स्वीकृति भी दो तरीके से रोक सकता है, या तो मना ही कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा हमने बिंदु समझा कि राज्यपाल चाहे तो खुद स्वीकृति ना देकर, खुद मना भी ना कर किसके नाम से आरक्षित कर सकता है विधेयक को?
राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित कर सकता है। पर हमें यह बताएं कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से किसी विधेयक को आरक्षित करेगा तो क्या कोई प्रावधान है ऐसा जो अधिकार देता है राज्यपाल को कि भाई राज्यपाल ऐसा कर सकता है? पहली कंडीशन तो यह है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखना या ना रखना, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में है। दूसरी कंडीशन, कौन से विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा और कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित नहीं रखेगा, ये राज्यपाल के सब विवेक पर निर्भर करता है। सब विवेक का मतलब है कि राज्यपाल की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से विधेयक को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे और कौन से विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ना भेजे। इसलिए मैं एक बिंदु नोट कर देता हूं, आप बिंदु नोट करेंगे, एक नोट लगा के या सामान्यतः लिख लेंगे, आप इस तरीके एरो देके लिखेंगे। सामान्यतः यह राज्यपाल का सब विवेक अधिकार है। सामान्यतः यह राज्यपाल का सब विवेक अधिकार है। सब विवेक अधिकार से क्या समझे भाई? सामान्यतः राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर करता है कि राज्यपाल किस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करे, किस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित ना करे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, मैं आपको 4-5 विषय बता रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी विषय होता है विधेयक में शामिल, अगर इनमें से कोई विषय होता है तो सामान्यतः ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता ही है। कौन से विधेयक हो सकते हैं? आ जाइए उन विधेयकों की सूची बनाने का काम करते हैं। तो आप लिखेंगे निम्न विधेयकों को, निम्न प्रकार के विधेयकों को, निम्न प्रकार के विधेयकों को, निम्न प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल सामान्यतः, निम्न प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल सामान्यतः राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है। राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है, ठीक है ना। निम्न विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है। यानी ये जो विधेयक मैं आपको बता रहा हूं, सामान्यतः राज्यपाल ऐसे विधेयकों को खुद अनुमति नहीं देता बल्कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ही भेजता है। कौन से विधेयक होते हैं? आ जाइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन राज्यपाल कौन कौन से विधेयकों पे अपने सब विवेक, माफी चाहूंगा, कौन कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा, सामान्यतः संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः राज्यपाल की सब विवेक शक्ति है। लेकिन मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, इन बिंदुओं से संबंधित कोई विधेयक होता है तो राज्यपाल उन विधेयकों को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है, ना खुद स्वीकार करता ना ही खुद अस्वीकार करता। जैसे यदि आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक, नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक, यानी यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और राज्यपाल की स्वीकृति हेतु कोई धन विधेयक आता है तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल इस धन विधेयक को स्वयं स्वीकार नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति के नाम से क्या कर देगा? आरक्षित कर देगा। दूसरा कौन सा बिंदु हो सकता है? हाई कोर्ट की या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित अधिकार। हाई कोर्ट लिख रहा हूं, हाई कोर्ट की शक्तियों को, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक, कम करने से संबंधित विधेयक, यानी यदि कोई ऐसा विधेयक राज्यपाल के पास आता है जिसमें हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने की बात की गई हो तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है, ठीक है। तीसरा कौन सा हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध प्रावधान वाला विधेयक। ये कोई ऐसा विधेयक है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध प्रावधान है, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध
नीति निर्दिष्ट तत्वों के विरुद्ध प्रावधान संबंधित विधेयक। यानी यदि कोई ऐसा विधेयक है जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, ऐसा भी प्रावधान है किसी विधेयक में, तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करेगा। चौथा कौन सा हो सकता है, भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण, भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित विधेयक। ऐसा कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है, भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित विधेयक, तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा। भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण, इस बिंदु को समझने के लिए हमें आर्टिकल 31 मौलिक अधिकारों से संबंधित जो चीजें उसमें पढ़ना होगा। हम बाद में कभी जब इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे वहां इसको पढ़ेंगे क्या होता है, बस यहाँ केवल विषय याद रखिएगा आप। और पांचवा बिंदु कौन सा हो सकता है, राष्ट्रीय महत्व संबंधित विधेयक। राष्ट्रीय महत्व संबंधित विधेयक कौन सा, राष्ट्रीय महत्व संबंधित विधेयक। महत्व संबंधित विधेयक, कोई ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है। आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, और भी बिंदु पे हमें चर्चा करनी है। उससे पहले जरा पिछली स्लाइड को हम समझ लेते हैं, ठीक है। आ जाए, मैंने कहा अनुच्छेद 200 कहता है कि विधानसभा से जितने विधेयक पारित होंगे वो राज्यपाल के स्वीकृति के लिए आएंगे। राज्यपाल के पास इसके संबंधित 3 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार राज्यपाल स्वीकृति प्रदान कर दे, दूसरा अनुमति रोक दे। जब राज्यपाल अनुमति रोकेगा तो राज्यपाल 2 अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। पहला निलंबनकारी यानी पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए राज्यपाल लौटाता है। यदि पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक राज्यपाल के पास पुनः भेज दिया जाता है, चाहे संशोधन सहित भेज दिया जाए चाहे संशोधन रहित भेज दिया जाए, तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। निलंबनकारी के बाद राज्यपाल दूसरा जो अधिकार प्रयोग कर सकता है वो आत्यांतिक विटो कर सकता है। इसमें राज्यपाल स्वीकृति देने से मना कर सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा राज्यपाल कौन से विधेयकों पे करता है, निजी विधेयकों पर ही करता है, सरकारी विधेयकों पे ऐसा नहीं करता। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री पेश करें, निजी विधेयक वो होते हैं जो विधायक द्वारा पेश किए जाए। तीसरा अधिकार राज्यपाल के पास ये है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित कर दे। सामान्यतः कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करना है या नहीं करना है राज्यपाल के सब विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः होता क्या है, निम्न प्रकार का कोई विधेयक होता है, इन पांचों में से कोई विधेयक का प्रावधान है, तो इन पांचों प्रकार के विधेयकों से संबंधित जो विधेयक होते हैं, या ये 5 प्रकार के जो विधेयक होते हैं जिनमें ये प्रावधान हो, ऐसे विधेयकों को राज्यपाल सामान्यतः खुद ना स्वीकृत करता ना अस्वीकृत करता, राज्य बल्कि राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है। अब किसी विधेयक को यदि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रख दिया तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है उस विधेयक के संबंध में। आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार, यानी राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने उस विधेयक को किसके पास भेज दिया, भारत के राष्ट्रपति के पास। अब भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार है उस विधेयक से संबंधित, तो ध्यान से समझना है। राष्ट्रपति के पास सामान्यतः सारे अधिकार हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को क्या कर दे, स्वीकार कर ले। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को क्या कर ले, अस्वीकार कर ले। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर ले, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ध्यान से समझना है, राष्ट्रपति सभी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। कहानी क्लियर है। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकार कर ले, राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को अस्वीकार कर ले, राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। कहानी क्लियर है। और राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को ना स्वीकार करे ना अस्वीकार करे, यानी मैं ये कह सकता हूं कुल मिला के राष्ट्रपति अस्वीकार कर दे और कौन से का प्रयोग कर दे, पॉकेट विट्टो का प्रयोग कर दे। पॉकेट विट्टो का मतलब है जेबी विट्टो। जेबी विट्टो का मतलब ये होता है, विट्टो का मतलब होता है निषेधाधिकार, मना करना, और पॉकेट का मतलब पॉकेट में रख लेना, ठीक है ना, इसे जेबी विट्टो भी कहा जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक के ऊपर
जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। जेबी विट्टो मतलब स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को स्वीकार कर सकता है। कहानी क्लियर है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो राज्यपाल को निर्देश देकर लौटाता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक जो राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और राज्यपाल द्वारा कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित किया जाता है, यदि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्यपाल को पुनः लौटाता है तो कुछ निर्देश देकर लौटाता है। उस निर्देश का जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल 201 में। ध्यान से समझना है, ठीक है ना। मैं एक बिंदु लिख सकता हूं यहां, राष्ट्रपति उस विधेयक संबंधित निर्देश देकर, उस विधेयक संबंधित राज्यपाल को निर्देश देकर, लिख लीजिएगा, विधेयक संबंधित राज्यपाल को निर्देश देकर, राज्यपाल को निर्देश देकर वापस लौटा सकता है, यानी राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि इस तरीके से इस विधेयक पे आपको शक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और राज्यपाल को जब निर्देश देकर राष्ट्रपति विधेयक लौटाता है ना, तो इसका जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में। 201 पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप समझिएगा, यदि राज्यपाल को निर्देश देकर कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लौटा दिया जाता है तो फिर हम उसे कौन से आर्टिकल में शामिल करते हैं, आर्टिकल 201 में शामिल करते हैं। इस बिंदु को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रपति ने कोई विधेयक लौटा दिया, पुनर्विचार के लौटा दिया। कोई विधेयक विधानमंडल ने राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित किया, और राष्ट्रपति ने उस विधेयक के संबंधित निर्देश देकर आर्टिकल 201 का प्रयोग करते हुए, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को भेज दिया, यानी पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब पुनर्विचार के लिए यदि राष्ट्रपति भेजता है किसी विधेयक को, तो क्या राष्ट्रपति भी राज्यपाल की तरह बाध्य है कि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक यदि दोबारा लौटाए जाते हैं तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा? क्या राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह बाध्य है? ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है, आपको नोट लगाना है, और नोट लगा के लिखेंगे, राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार, ये लिखिएगा, पुनर्विचार हेतु लौटाए गए विधेयक यदि राज्य विधानमंडल 6 माह में संशोधन सहित या संशोधन रहित, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पहले लिख चुके हैं इस बिंदु को, इसलिए संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दें, पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। बड़े ध्यान से समझना है, जहां राज्यपाल बाध्य है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान से समझना है, जहां पुनर्विचार के बाद या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाया गया विधेयक विधानमंडल पुनः लौटाती है, जहां राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, वहां राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के बाद लौटाया गया विधेयक जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होता। इस बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब इसी नोट में बिंदु नंबर 2 लिखेंगे। आप कहेंगे सर, क्या राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की भांति पॉकेट विट्टो का अधिकार होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट विट्टो का अधिकार होता है।
क्या राज्यपाल के पास पॉकेट विटो का अधिकार होता है? या फिर दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति भी किसी विधेयक के संबंध में बाध्य है कि उसे स्वीकृति देनी ही होगी? राज्य से संबंधित विधेयकों के बारे में बात कर रहा हूं। आप कहेंगे ये जो दो सवाल है इनका जवाब आपको चाहिए, तो सुनिए क्या जवाब हो सकता है। पहला बिंदु लिखिए, आप नोट के बाद ही लिख लेंगे इन बिंदुओं को। पहला बिंदु, राज्यपाल के पास जेपी विटो का अधिकार नहीं होता। राज्यपाल के पास पॉकेट विटो का अधिकार नहीं है। पॉकेट विटो मतलब राष्ट्रपति की तरह जेबी विटो का अधिकार नहीं, पॉकेट विटो का अधिकार नहीं होता। बिंदु नंबर 1 तो ये याद रखना है, राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता? पॉकेट विटो का अधिकार नहीं होता। ठीक है। बिंदु नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है आपको। इसमें बिंदु नंबर 2 का मतलब नोट में शायद तीसरा बिंदु होगा, तीसरा बिंदु है ना नोट में। नोट में हमने पहले कितने बिंदु लिख लिए? हाँ, एक बिंदु लिखा है, तीसरा बिंदु है नोट में। देखो तीसरा बिंदु, राज्यपाल व राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति व राज्यपाल लिख ले। राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। ध्यान से समझना है भाई, राष्ट्रपति क्या नहीं करता? राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों ही धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। यानी मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि यदि धन विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है राज्य की तरफ से, राज्य विधानमंडल की तरफ से, राज्य विधानसभा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल व राष्ट्रपति बाध्य होते हैं कि धन विधेयक को क्या करें? स्वीकृति दें। कहानी क्लियर है? ध्यान से समझना। एक बिंदु और लिख ले, राज्यपाल वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को, राज्यपाल वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान से समझना है। राज्यपाल वित्त विधेयक, राज्यपाल वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को, राज्यपाल वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को, वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। बड़े ध्यान से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आपने पिछले 2 या 3 लाइन में, पिछले 2 या 3 वाक्यों में आपने धन विधेयक और वित्त विधेयक, साधारण विधेयक शब्दों का प्रयोग किया। क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है वित्त विधेयक? तो आपको चिंता नहीं करनी। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होते हैं, इन विधेयकों को पेश करने की प्रक्रिया क्या होती है, इन विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम विधानमंडल या विधानसभा पढ़ते समय बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कहानी क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया किसका अधिकार? राष्ट्रपति का व राज्यपाल का अधिकार। किससे संबंधित? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर आने वाले विधेयकों से संबंधित। 1 मिनट का समय ले रहा हूं, दोहरा रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। देखें हमने क्या समझा कि राज्यपाल क्या कर सकता है ना, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल की संविवेक शक्ति है, लेकिन निम्न प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता ही करता है। ये बिंदु आप आराम से नोट करेंगे। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार है? या तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देगा, या फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया और पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक पुनः 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल भेज देता है राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयकों के ऊपर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये नोट लगाकर हमने, नोट लगाकर बिंदु को हमने लिख लिया। और तीसरा अधिकार कौन सा? तीसरा अधिकार, राज्यपाल उस विधेयक के ऊपर जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकता है, स्वीकृति क्या कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये जेबी विट्टो या पॉकेट विट्टो का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास
नहीं होता, ठीक है ना। राज्यपाल के पास पॉकेट वेटो का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति और राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटाते, और राज्यपाल वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे विधानसभा का टॉपिक पढ़ते समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जो हमने चर्चा कर लिया विधायिका शक्ति में, बिंदु नंबर 8 के रूप में। 8 नंबर ही बिंदु था मेरे ख्याल से, बिंदु नंबर 8 कौन सी शक्ति के रूप में, विधायिका शक्ति के रूप में। ये लीजिए बिंदु नंबर 8 हमने पढ़ लिया विधायिका शक्ति के रूप में, ठीक है ना। 7 नंबर बिंदु कल पढ़ा था हमने, 8 नंबर बिंदु आज हमने बात की है, ठीक है। आ जाइए विधायिका शक्ति के रूप में हम 9वें बिंदु को या अगले बिंदु को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सभी साथी या आगे बिंदु लिखेंगे। बिंदु नंबर 9 कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं हम, अभी तक हम विधायिका शक्ति की बात कर रहे हैं। बिंदु नंबर 9 अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको, बड़े इत्मीनान से समझने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है, राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है। साधारण भाषा में कहूं तो कल मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे विधानसभा 3 सत्र में काम करती है, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद तीसरा सत्र कौन सा, शीतकालीन सत्र। और मैंने बताया था कि विधानसभा प्रत्येक सत्र के बाद एक एक महीने का क्या लेती है, गैप लेती है, यानी एक वर्ष में 3 महीने विधानसभा सत्र में नहीं होती, 9 महीने सत्र में होती है। एक सत्र 4 महीने का, एक सत्र 3 महीने का, एक सत्र 2 महीने का। अब ध्यान से समझें कि राज्य में जब विधानसभा सत्र में नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे पिछली क्लास देखेंगे तो आपको सत्र का आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से महीने विधानसभा सत्र में नहीं होती है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने जनवरी का उदाहरण लिया, आमतौर पे जनवरी के महीने में विधानसभा सत्र में नहीं होती, क्योंकि जनवरी से तुरंत पहले शीतकालीन सत्र समाप्त होता है। जनवरी के महीने विधानसभा सत्र में नहीं है, कहानी क्लियर है। यानी जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी सत्र में नहीं है, दोनों सदन सत्र में नहीं है। और अचानक से राज्य में कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो अब कानून कौन बनाए, विधानसभा या विधान परिषद तो बना नहीं सकती। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 कहता है कि यदि विधानसभा व विधान परिषद दोनों ही सत्र में ना हो, सत्र का मतलब वो काम ना कर रहे हो, तो इस दौरान यदि अचानक किसी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल हस्ताक्षर सहित एक आदेश दे सकता है, और राज्यपाल हस्ताक्षर करके जो आदेश देगा कुछ समय के लिए वही आदेश कानून के रूप में क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए मान्य हो जाएगा। अब राज्यपाल द्वारा दिया गया ऐसा आदेश ही क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। आ जाइए राज्यपाल के अध्यादेश को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है वे अध्यादेश, लिख लेते हैं, है ना। लिखे विधानमंडल का एक सदन, विधान मंडल या विधानमंडल दोनों आ गए, या विधानसभा, विधानमंडल या विधान सभा सत्र में न होने के दौरान, विधानमंडल या विधानसभा सत्र में न होने के दौरान, विधानसभा या विधानमंडल सत्र में न होने के दौरान राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर सहित, राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर सहित, या फिर मैं कह सकता हूं हस्ताक्षर कर, एक मिनट, हस्ताक्षर कर दिया गया आदेश ही क्या कहलाता है भाई, अध्यादेश कहलाता है। सामान्यतः ये आदेश, अध्यादेश जो होता है ना, ये अध्यादेश कानून ही होता है, अध्यादेश कानूनी ही होता है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने अभी कहा कि अध्यादेश कानूनी होता है, यदि अध्यादेश कानून ही होता है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कुछ समय के लिए लागू रहता है। कानून तो लागू हो जाएगा तो हमेशा के लिए लागू रहेगा, जब तक उसे उसकी जो लागू होने की जो शक्ति है उसको समाप्त नहीं किया जाता, या जब तक उसे हटाया नहीं जाता। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में
किसी ऐसे व्यक्ति को कानून बनाने का परमानेंट अधिकार नहीं दिया जा सकता जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए राज्यपाल को एक तत्कालिक कोई समस्या हो, अचानक कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, उसका सोल्यूशन करने के लिए अधिकार दिया गया कि आप कानून बना लीजिए। लेकिन राज्यपाल जो कानून बनाएगा वो कानून लागू तभी होगा परमानेंटली जब हमारे चुने हुए लोग यानी विधानसभा या विधान परिषद के लोग या विधानमंडल के लोग उसको क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब हमें नजर आया कि अध्यादेश हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। इसका मतलब हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहला तो अध्यादेश का बल क्या होता है, यानी अध्यादेश की शक्ति कितनी होती है। दूसरा, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। ठीक है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। बिंदु नंबर 2 लिखेंगे हम, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश का बल। अध्यादेश की शक्ति कह लीजिए या अध्यादेश का बल कह लीजिए। ठीक है ना, अब ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अध्यादेश का क्या बल होगा, इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल सब क्लोज सेकंड में है। कहानी क्लियर है? जो अध्यादेश होगा उसकी ताकत कितनी होती है ना, उसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 सब क्लोज सेकंड में है। बड़े ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। कहानी क्लियर है? और अगर आप बात करें कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश जारी करने की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो अध्यादेश से संबंधित जो जानकारी है ना वो आर्टिकल 213 सब क्लोज फर्स्ट में है। यहाँ 213 सब क्लोज फर्स्ट करिएगा। यहाँ अध्यादेश का क्या बल होगा वो आपको करना है अध्यादेश आर्टिकल 213 सब क्लोज सेकंड। और अध्यादेश की अवधि क्या होगी, अध्यादेश की अवधि क्या होगी, कितने समय तक लागू रहेगा, इसमें आपको आर्टिकल करना है 213 सब क्लोज सेकंड कै। अध्यादेश की अवधि क्या होगी इसमें करिएगा अनुच्छेद 213 सब क्लोज सेकंड कै। आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो अब समझने का प्रयास करते हैं अध्यादेश का बल क्या होगा। तो ध्यान से समझना, जब तक अध्यादेश लागू है, जब तक अध्यादेश लागू है, कब तक लागू रहेगा अभी मैं आपको बता दूंगा। जब तक अध्यादेश लागू है तब तक अध्यादेश का वही बल होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। यानी हमारी विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून में जितनी ताकत होती है उतना ही ताकतवर अध्यादेश होता है जब तक ये लागू रहेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। विधानमंडल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के समान, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के समान, निर्मित विधि समान। यानी इसकी ताकत क्या होगी, ये वही ताकत होगी जो विधानमंडल या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून की ताकत होती है। अवधि क्या रहेगी सर, ताकत तो ठीक बात, जब तक लागू रहेगा तब तक वो एक कानून के रूप में ही लागू रहेगा, ठीक बात है। लेकिन अवधि क्या रहेगी, मैंने कहा कि अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। अब जब विधानसभा सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी किया जाएगा। विधानसभा सत्र में कहने का मतलब है जिन राज्यों में दोनों सदन है वहां दोनों सदन सत्र में ना हो, और जिन राज्यों में एक सदन है वहां एक सदन यानी विधानसभा सत्र में ना हो, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अभी अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब तक विधानसभा या विधानमंडल पुनः सत्र में नहीं लौटता। पुनः सत्र में लौटने के बाद 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर अंदर विधानमंडल को 2 निर्णय लेने होंगे, या तो इस अध्यादेश को पारित कर दे, अन्यथा यह अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार लोगों द्वारा चुने गए लोगों को ही होना चाहिए, जनता द्वारा चुने गए लोगों को ही होना चाहिए। इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। समझने का प्रयास करते हैं क्या होगी अध्यादेश की अवधि। ठीक है ना, तो अध्यादेश की अवधि में लिखेंगे विधान मंडल के पुनः सत्र में लौटने के 42 दिन तक। कहानी क्लियर है ना। अवधि क्या होगी भाई, जब सत्र में लौट आया विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद, सत्र में लौट आने के 42 दिन तक ये कानून जारी रह सकता है। 42 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, विधानमंडल को, 42 दिन का मतलब आप ध्यान से समझना है, 42 दिन को आप चाहे तो 6 सप्ताह भी लिख सकते हैं, 6
सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर अंदर या तो विधानमंडल राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के ऊपर कानून बना दे, अन्यथा अध्यादेश को समाप्त कर दे। यदि विधानमंडल कानून बना देता है तो परमानेंटली कानून बन ही जाएगा। यदि विधानमंडल अध्यादेश को समाप्त कर देता है इस 42 दिन के अंदर अंदर, तो वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी अध्यादेश की अवधि क्या होती है, अध्यादेश की अवधि होती है कितनी, सामान्य स्थिति में 42 दिन। कहानी क्लियर। अब एक प्रश्न और कि सर अगर किसी कारणवश अध्यादेश जारी कर दिया जाए तो अध्यादेश जारी करने के बाद विधानसभा सत्र में नहीं लौट पाए तो क्या होगा? तो फिर अधिकतम अवधि हो सकती है अध्यादेश की 6 माह। ध्यान से समझना है, अधिकतम अवधि क्या हो सकती है अध्यादेश की? अधिकतम अवधि, अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो हो सकती है कितने माह में? 6 माह हो सकती है। कहानी क्लियर। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर आपने जो 42 दिन बताया, ये 6 माह हमें समझ आ गया, आपने जो 6 सप्ताह या 42 दिन बताया, ये 42 दिन विधानसभा जब सत्र में लौटेगी तब से काउंट किए जाएंगे। तो राजस्थान में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया जनवरी के महीने में, है ना, और फरवरी में विधानसभा ने पुनः काम करना शुरू किया 5 फरवरी से। मान लीजिए कितनी फरवरी से? 5 फरवरी से। तो 5 फरवरी से आप 42 दिन जोड़ लीजिए, कहां दिक्कत है। सत्र में विधानसभा कब लौटी? 5 फरवरी को, और 5 फरवरी से आगे 42 दिन तक विधानसभा या तो कानून बनाएगी उस अध्यादेश के ऊपर या फिर उसे समाप्त कर देगी। लेकिन सर जिन राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा विधान परिषद, अगर ऐसा हो गया कि भाई कोई राज्य है वहां दोनों सदन है, दोनों सदन में से विधानसभा जो है वो लौटी सत्र में कब? 5 फरवरी को, और कोई राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है और विधान परिषद लौटा कब? 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी को। ने विधान परिषद ने दोबारा सत्र कब शुरू किया? विधान परिषद का सत्र शुरू हुआ 12 फरवरी को, ऐसा भी तो हो सकता है, और विधानसभा का सत्र शुरू हो गया 5 फरवरी को। तो आप मुझे बताइए कि 42 दिन कहां से काउंट करेंगे? 5 से काउंट करेंगे, 12 से काउंट करेंगे? ध्यान रखना, जिन राज्यों में दोनों सदन है, अगर दोनों सदन अलग अलग तिथि पे अपना सत्र शुरू करते हैं तो बाद वाली तिथि से 42 दिन जुड़ेंगे। ये भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना। लिख लेना, यदि कोई सदन, यदि सदन अलग अलग तिथि पर या दिन सम्मिलित हो, यदि सदनों के सत्र अलग अलग समय पर शुरू हो तो अगर सदनों के, सदन मतलब दोनों राज्य, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद, यदि सदनों के सत्र अलग अलग समय पे शुरू हो तो बाद वाले समय से 42 दिन मान्य होंगे। तो समझे, यानी 12 फरवरी को जो सदन लौटा वहां से 42 दिन आप काउंट करोगे। कहानी क्लियर। अब आप कहेंगे सर जो ये तो हमें समझ में आ गया, अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, जब विधानसभा विधान परिषद सत्र में नहीं होते तब जारी किया जाता है। अध्यादेश का बल वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का होता है। अध्यादेश सामान्यतः 6 सप्ताह या 42 दिन तक लागू रह सकता है विधानसभा के सत्र में लौटने के बाद या विधान परिषद के सत्र में लौटने के बाद। यदि कोई सत्र बाद में लौटता है तो बाद वाले सत्र से हम 42 दिन काउंट करेंगे। कहानी क्लियर। क्या विधानसभा को अध्यादेश समाप्त ही करना होता है या अध्यादेश वापस भी लिया जा सकता है? तो एक बिंदु और लिखेंगे आप, आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 सब क्लोज सेकंड ख, ध्यान से समझना है, अवधि के साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 213 सब क्लोज सेकंड ख ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि विधानसभा सत्र में लौटे और सत्र में लौटने के बाद अध्यादेश को खारिज ही करे। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है वो अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। आर्टिकल 213(2) कहता है कि राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है, वापस ले
सकता है। कहानी क्लियर है ना? बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है बड़े ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। आशा करता हूं यहां तक के बिंदु आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार बहुत कम समय लेते हुए सभी बिंदुओं को दोहरा रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई अध्यादेश की अगर बात करेंगे तो एक आर्टिकल पढ़ा हमने 213 कहता है कि भाई अध्यादेश बुलाया जा सकता है। अध्यादेश क्या होता है? जब विधानसभा विधान परिषद सत्र में ना हो तब राज्यपाल द्वारा दिया गया आदेश ही अध्यादेश होता है। 213 एक अध्यादेश के बारे में जानकारी देता है। अध्यादेश का बल वही होगा जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश की अवधि विधानसभा विधान परिषद के सत्र में लौटने के बाद 42 दिन या 6 सप्ताह तक होती है। अधिकतम अवधि 6 माह तक भी रह सकती है। दोनों सदन अलग अलग समय पे लौटते हैं तो बाद वाले जो सत्र का समय है लौटने का, वहां से हम क्या करेंगे? 42 दिन काउंट करेंगे और राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ये तो हुआ सामान्य जानकारी। अब क्या अध्यादेश जारी करने से संबंधित राज्यपाल के ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं क्या? ये भी आपको समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे अध्यादेश संबंधित या अध्यादेश जारी करने से संबंधित राज्यपाल की सीमाएं। क्या क्या राज्यपाल की सीमाएं होती हैं अध्यादेश जारी करने से संबंधित? आ जाइए उन सीमाओं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सारे साथी हेडिंग डालेंगे अध्यादेश जारी करने से संबंधित राज्यपाल पर सीमाएं या राज्यपाल की सीमाएं। अध्यादेश संबंधित अध्यादेश संबंधित राज्यपाल की सीमाएं। अध्यादेश संबंधित राज्यपाल की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं होती हैं राज्यपाल की? आ जाइए अब बड़े ध्यान से हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहली सीमा तो यह कि भाई कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिन प्रावधानों के ऊपर अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना। एक नंबर इसमें बिंदु लिखेंगे, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक, यानी पहली सीमा तो यह है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। लेकिन हर विधेयक पे नहीं, हर मामले में नहीं। कुछ एक मामले होते हैं जहां अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। कौन कौन से मामलों में पूर्वानुमति आवश्यक है अभी राष्ट्रपति की? ध्यान से समझे। बिंदु नंबर 1 लिखेंगे आप और बिंदु नंबर 2 भी हम लिखेंगे। बिंदु नंबर 1 कहता है कि जिन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, यानी ऐसे विधेयक, ऐसे प्रावधान, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, ऐसे विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते समय भारत के राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगा। बिना अनुमति राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नंबर 2, जिन विधेयकों को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रख रखा है, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना ले ले। कहानी क्लियर है? यानी राष्ट्रपति की सीमाओं में बिंदु नंबर 1 हमने क्या समझा कि निम्न विधेयकों के ऊपर राज्यपाल की सीमाएं ये है कि उसे राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होगी। पहला बिंदु कौन सा? वे विधेयक या वे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं। वे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, ऐसे सारे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, ऐसे विधेयकों पर राज्यपाल अपनी मर्जी से अध्यादेश का प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि उसे ऐसे विधेयकों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। नंबर 2, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित है, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित है, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित है, नाम से आरक्षित है, ऐसे सारे विधेयक जो राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रख रखे हैं, ऐसे विधेयकों पर अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यह है राज्यपाल की अध्यादेश से संबंधित सीमा नंबर 1।
ठीक है, आ जाइए अध्यादेश संबंधित सीमा नंबर 2 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यादेश संबंधित सीमा नंबर 2 है, राज्यपाल सब विवेक से अध्यादेश जारी नहीं करता। राज्यपाल सब विवेक से यानी अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करता। सब विवेक से अध्यादेश जारी नहीं करता, जारी नहीं करता। आप कहेंगे सर सब विवेक से जारी नहीं करता तो फिर कैसे जारी करता है सर? सब विवेक यानी अपनी मर्जी से जारी नहीं करता, बल्कि किसकी मर्जी से? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के परामर्श पे, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद के परामर्श पे ही अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्य मंत्री परिषद परामर्श पर ही राज्यपाल ऐसा करता है। कहानी क्लियर है? ये आप याद रखेंगे। एक स्वतंत्रता भी है राज्यपाल की, किससे संबंधित? इस विधेयक से संबंधित। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ये है कि राज्यपाल एक विषय पे जितनी बार चाहे अध्यादेश जारी कर सकता है। बड़े ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है ना। स्वतंत्रता के बाद एक बिंदु और भी लिख लेंगे, एक बिंदु और भी है जो राज्यपाल की कहीं ना कहीं सीमा ही है, राज्यपाल की सीमाएं निर्धारित करते हैं। ये बिंदु नंबर 3, राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची पर ही संबंधित विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। संबंधित विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या समझे भैया? समझना यह है कि राज्यपाल जो है ना, वो हमारे भारत के संविधान में 3 तरीके की सूचियां हैं। पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची के ऊपर कानून हमेशा केंद्र सरकार ही बनाती है। राज्य सूची व समवर्ती सूची के ऊपर कानून राज्य सरकारें बना सकते हैं। इसलिए जो राज्यपाल है वो उन्हीं विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी करेगा जो विषय या तो राज्य सूची के हैं या समवर्ती सूची के हैं। केंद्रीय सूची के विषयों के ऊपर राज्यपाल क्या नहीं कर सकता? अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इस बिंदु को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। और कौन सा बिंदु हो सकता है? एक अंतिम बिंदु आप लिख लीजिए, अंतिम बिंदु आप लिखेंगे राज्यपाल की सीमाओं से संबंधित। ये स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं, राज्यपाल की सीमा नहीं, राज्यपाल की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो इसको इस सीमा के बिंदु में ना लिख के अलग से लिख सकते हैं, एरो लगा के लिख लीजिएगा अलग से। एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी कोई स्वतंत्रता, कोई बाध्यता नहीं है कि एक विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी किया जाएगा। एक विषय के ऊपर बार बार अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश जारी करेगा कब राज्यपाल? किसकी परामर्श से? राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की परामर्श से ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब लिख लेते हैं अध्यादेश से संबंधित कुछ तथ्य, फिर आज के इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। अध्यादेश संबंधित तथ्य। अध्यादेश संबंधित तथ्य। अध्यादेश संबंधित तथ्य का मतलब है कि हम पढ़ेंगे कि आज तक कौन कौन से तथ्य अध्यादेश से संबंधित बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम अध्यादेश कब जारी किया गया? 1949 में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी। सर्वप्रथम अध्यादेश जारी, ठीक है ना। सर्वप्रथम अध्यादेश जारी कब किया गया भाई? सर्वप्रथम अध्यादेश जारी किया गया 1949 में। और ध्यान से समझना, 1949 में अध्यादेश एक बार नहीं, कितनी बार? 49 बार अध्यादेश लाया गया, और ये अध्यादेश आज तक का सर्वाधिक बार लाया गया अध्यादेश है। एक वर्ष में सर्वाधिक बार
लाया गया अध्यादेश है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। कितने अध्यादेश लाए गए 1949 में? 1949 में 49 बार अध्यादेश लाए गए, और 49 बार जो अध्यादेश लाए गए वो आज तक के सर्वाधिक बार एक वर्ष में लाए गए अध्यादेश है। अंतिम बार अध्यादेश जारी कब किया गया? अंतिम बार अध्यादेश राजस्थान में अंतिम बार अध्यादेश जो जारी किया गया साथियों वो 2020 में जारी किया गया है। अंतिम बार जो अध्यादेश जारी किया गया वो कब जारी किया गया? 2020 में। कब? 2020 में। और 2020 में 8 बार अध्यादेश लाए गए थे। कितनी बार? 8 बार अध्यादेश लाए गए थे। ठीक है। न्यूनतम अध्यादेश आज तक कौन से वर्ष में न्यूनतम अध्यादेश जारी हुए हैं? न्यूनतम अध्यादेश जारी हुए हैं दोस्तों 2014 में। कब? न्यूनतम अध्यादेश कब जारी हुए हैं? 2014 में। 2014 में केवल 2014 में केवल 2 बार अध्यादेश जारी किए गए थे। कितनी बार? केवल 2 बार अध्यादेश लाया गया था। इस बात को बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ये हुआ तथ्य। किससे संबंधित? अध्यादेश से संबंधित, अध्यादेश लाने से संबंधित। अब लिख लेते हैं अध्यादेश संबंधितवाद। अध्यादेश संबंधित, अध्यादेश संबंधित वाद। वाद का मतलब मुकदमा। क्या अध्यादेश से संबंधित कोई मुकदमा न्यायालय में गया है? जी हाँ, गया है। इस वाद का नाम है डीसी वाधवा। इस वाद का नाम है डीसी वाधवा। डीसी वाधवा बनाम, बनाम का मतलब वर्सेस, डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार। ध्यान से समझना है। डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार 1987 का ये मामला है। कब का मामला है? 1987 का मामला है। 1987 में एक मामला न्यायालय गया था। इस मामले का संबंध किससे है? अध्यादेश से है, और इस मामले का नाम है डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार। इस मामले में न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो जोरदार निर्णय था। वो जोरदार निर्णय था, और न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अध्यादेश से सरकार नहीं चलाई जा सकती। अध्यादेश जो है वो राज नहीं चलेगा। अध्यादेश राज नहीं चलाया जा सकता। अध्यादेश अलोकतांत्रिक है। ये बड़े ध्यान से समझना है ना। निर्णय क्या दिया न्यायालय ने? अध्यादेश राज नहीं चलेगा। अध्यादेश राज नहीं चलेगा। अध्यादेश अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ध्यान से समझना है। अध्यादेश अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अध्यादेश अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। इस बात को समझने का प्रयास करना है। ये टिप्पणी की थी न्यायालय ने कब? 1987 में। कौन से वाद में? डीसी वाधवा वाद में। 1 मिनट का समय लेते हुए चीजों को दोहरा रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाइए। हमने क्या समझने का प्रयास किया? हमने अध्यादेश के बारे में यहाँ तक चीजें पढ़ ली थी, है ना। हमने समझा कि अध्यादेश के ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं राज्यपाल की। सीमाओं में हमने पहला सीमा तो ये पढ़ा कि कुछ मामलों में राज्यपाल को राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करते समय क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। कौन से मामलों में? ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, ऐसे विधेयकों से संबंधित अध्यादेश जारी तभी कर सकता है राज्यपाल जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले ले। दूसरा है, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित होते हैं, ऐसे विधेयकों पर भी राज्यपाल को अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने से पहले। ठीक है ना। फिर दूसरी बाध्यता ये है राज्यपाल की, राज्यपाल सब विवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पे ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तीसरी बाध्यता यह है कि राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है ना। केंद्र सूची के विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और फिर एक बिंदु हमने पढ़ा कि एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश से संबंधित जो हमने तथ्य पढ़े वो तथ्य ये सबसे पहले अध्यादेश जारी किया गया था 1949 में। 1949 में 49 बार अध्यादेश जारी किया गया, और एक वर्ष में सबसे ज्यादा बार लाया गया अध्यादेश है 49 बार। ठीक है ना। अंतिम बार अध्यादेश जारी किया गया 2020 में। 2020 में 8 बार अध्यादेश लाया गया। न्यूनतम बार अध्यादेश 2014 में आया। 2014 में 2 बार अध्यादेश लाए गए थे। अध्यादेश संबंधित न्यायालय में जो वाद गया था उस वाद का नाम है डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार। 1987 का यह वाद है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश से सरकार नहीं चलाई जा सकती।
अध्यादेश एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्लियर है? आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी बहुत बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हुई होगी। साथियों, यदि आपको ये चीजें लग रही हैं कि सर ये बहुत ज्यादा आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम वन टाइम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी एक बार आप पढ़ लिया तो बच्चे गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, दोबारा आपको पढ़ना, टॉपिक पढ़ना ही नहीं चाहिए, विषय वो दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी करें। इसलिए मैं एक बहुत बेहतरीन लेवल पे चीजों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम यहाँ जो राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं ना, ये राज्य व्यवस्था आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा में काम आएगी। आरएस की बात कर लेंगे, सेकंड ग्रेड की बात कर लेंगे, आप पीटीए की बात कर लेंगे, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेंगे, ग्राम सेवक पटवारी एलडीसी की बात कर लेंगे, किसी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा में राजस्थान राज्य व्यवस्था आ रही है, उन सभी जगहों पे आपके जो प्रश्न है वो आराम से हो जाएंगे। इतने अच्छे लेवल से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो जानकार साथी हैं, पॉलिटी पढ़ाने का काम करते हैं, वो देख रहे होंगे, उनको महसूस हो रहा होगा कि हम कितने बेहतरीन लेवल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, कंटेंट बेहतरीन लगता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जितना संभव हो सके शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। जितने भी साथी इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी साथियों का पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।